नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। अपने 2 कार्यकाल में मोदी सरकार ने करीब करीब अपने सारे एजेंडे पूरे कर लिए हैं। मसलन धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक का एजेंडा मोदी सरकार का पूरा हो चुका है। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में 2 बड़े एजेंडों को पूरा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल शामिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर संशोधन के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। वक्फ को लेकर क्या है मोदी सरकार का प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ की संपत्ति है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। इनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया था और यह वक्फ बोर्ड के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 2013 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने साल 1995 के बेसिक वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद आरोप यह है कि वक्फ की संपत्ति 10 साल में दुगना हो गई, जिसके बाद यह वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की मांग तेजी से उठ रही है। अब मोदी सरकार इस बिल को संशोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो वक्फ की कौन सी ताकत है जिसे लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। वक्फ संशोधन के साथ मोदी सरकार का अगला एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसको लेकर भी मोदी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन का मामला भी जेपीसी के पास है। लगातार जेपीसी की बैठक हो रही है। जेपीसी की बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने वन नेशन वन इलेक्शन को फेज वाइज तरीके से लागू करने के लिए एक सुझाव दिए हैं। वो सुझाव आखिर क्या है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मोदी सरकार अपने 2 कार्यकाल में कई एजेंडे को पूरा कर चुकी है। अब मोदी सरकार के एजेंडे में जो उनमें से एक वक्फ बोर्ड और दूसरा एक देश एक चुनाव है। एक देश एक चुनाव इस वक्त जेपीसी के पास है। जेपीसी में चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़ चुकी है। कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी मिल गई है। बिल को पास कराने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब संसद के बजट के दूसरे हिस्से के दौरान इस बिल को पेश किया जा सकता है। इस बिल में संसदीय समिति के आधार पर संशोधन किए गए हैं। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह बिल पेश हुआ था,
लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को संसद में पेश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन अब वक्फ बिल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। जेपीसी की ज्यादातर सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया है। एनडीए के सहयोगियों के सुझाव भी मान लिए गए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब वक्फ बिल को पास कराने का रास्ता साफ हो गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण में इसको पेश किया जाएगा। इस बिल में जो 14 बदलाव किए गए हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं, वो अहम बदलाव हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पहला बदलाव जो इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की जगह भी है, इसमें जगह दी गई है। अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। नंबर 2, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। नंबर 3, वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी और जिसमें प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। पहले आरोप लगता था कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई थी। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों को ऑडिट प्रणाली के सुधार किए जाएंगे। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी और यह बड़ा आरोप लगता रहा है कि वक्फ दूसरे की संपत्तियों को अवैध तरीके से कब्जा कर लेती है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर इसमें संशोधन किया गया है। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिसमें वक्फ से संबंधित वादों को तेजी से निपटारा हो सकेगा। वक्फ संपत्तियों की अनाधिकृत हस्ताक्षरण के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त भी किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसमें डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद वक्फ संपत्तियों को बेहतर इस्तेमाल करना सुनिश्चित करना होगा। सरकार का कहना है कि इसमें पारदर्शिता आएगी और दुरुपयोग रुकेगा, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर आपत्ति जताई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। इसे लेकर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आप सांसद संजय सिंह और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। सुन लीजिए। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी
प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सब, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम गरीब, मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोरा जैसे समुदाय लंबे वक्त से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ में आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। वक्फ के रेवेन्यू पर सवाल उठता जा रहा है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। भारत में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं, सभी वक्फ की संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, और वक्फ की संपत्तियों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सेना और रेलवे के पास जितनी भी संपत्ति है उससे थोड़ा ही कम वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, इसका अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2019 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की संपत्ति थी, जिसमें 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल के वक्फ की जमीन दुगनी हो गई, करीब 8.7 लाख से ज्यादा वक्फ के पास इस वक्त रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जिसका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़ के आसपास है। जरा अंदाजा लगाइए आप। और वक्फ के इसी बढ़ती संपत्ति और शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ मुस्लिमों से उनके हक को छीनने के लिए मोदी सरकार ये चाल चल रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी
और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन क्या कुछ कह रही हैं इस बिल को लेकर। हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म अप्लाई नहीं होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सके, बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाए। राज्यों में वक्फ बोर्ड्स में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग की सदस्य नहीं हैं। इस बिल के पास हो जाने से कानून बन जाने के बाद वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति को नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों को भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड ने किसी व्यक्ति के दावे प्रतिदावे किए हैं, यानी वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से बदलने की रणनीति है। अब जब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को मंजूरी मिली है, तो ऐसे में अब वक्फ को लेकर रास्ता साफ नजर आ रहा है और सरकार इसे जल्द ही संसद में पेश भी करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने के बाद मोदी सरकार का अगला एजेंडा एक देश एक चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही है। पीएम मोदी भारत में एक देश एक चुनाव की नीति को लागू करवाना चाहते हैं। यह मामला इस वक्त संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास है। मोदी सरकार के इस सपने को साकार करने में देश के पूर्व न्यायाधीश यूयू ललित का भी साथ मिल गया है। संयुक्त सदस्यीय समिति को पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने बताया कि वो एक साथ चुनाव कराने की योजना का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसे लागू करने में एक पेच है, इसे लागू करने में कई तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं। उन समस्याओं को दूर किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। यूयू ललित ने इसे लेकर क्या सुझाव दिए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। यूयू ललित साहब ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक झटके में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसे स्टैगर करके चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिल के 82A अमेंडमेंट में एक शब्द चेंज करना होगा, वहां मे की जगह शैल करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी नई सरकारी मनमानी ना कर सके, बल्कि इसको लागू करना बाध्यकारी होगा। यह उनका मशवरा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर साल 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव करवाने से भी जुड़ी सिफारिशें की थी। फिर 2024 के सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर कई सुझाव दिए थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस समिति ने क्या सुझाव दिए थे
और भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या क्या संशोधन करना होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। समिति ने सुझाव दिया था कि इसे लेकर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ता है तो इसे लागू किया जा सकता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म कर दिया जाए। अगर अनुच्छेद 2019 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कोविंद कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत चुनाव के साथ करवाए जाएं। नगर पालिका पंचायत चुनाव में लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद में दोनों सदनों के ये बिल पास हो जाता है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए रास्ता अभी काफी लंबा तय करना होगा। लेकिन मोदी सरकार लगातार अपने एजेंडों पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार का एजेंडा वक्फ बिल को पास करवाने का होगा और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को सदन में पेश करके उसे लागू करवाना होगा। और ये दोनों एजेंडे मोदी सरकार इसी कार्यकाल में पूरा करना चाहती है। ये मोदी सरकार का एजेंडा है और मोदी सरकार लगातार जब से सत्ता में आई है तब से अपने सभी एजेंडे को पूरा करने में रात दिन मेहनत कोशिश कर रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।